हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी बचपन में कोई एयर बैलून उड़ाया है? डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं हीलियम एयर बैलून की, जो हम बचपन में उड़ाया करते थे, जिसके अंदर में हीलियम फिल की जाती थी और जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और हीलियम की जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से हीलियम जो है हवा में ऊपर उड़ता चला जाता है। आप जानते हैं कि पहला जो एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया था वो 1903 में किया गया था, जो कि जिसमें जनरली विंग्स हुआ करती थी और वो भी बॉयंसी फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता था, लेकिन उसमें दूसरे फिनोमिनास को भी यूज किया जाता था। बट धीरे धीरे करके इसमें और एडवांसमेंट होती गई और कुछ कंट्रीज ने, स्पेशली यूएस ने, एक ऐसे एयरशिप को डेवलप किया जिसके अंदर में कोई विंग्स नहीं हुआ करती थी, यानी विंगलेस। उसके अंदर में कोई विंग नहीं होती थी, वो डायरेक्टली बॉयंसी फोर्स के ऊपर में काम करता था, लॉ ऑफ बॉयंसी को फॉलो करता था, जिसके अंदर में एयर फिल की जाती थी। स्पेशली अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर गैस फिल की जाती थी, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन बॉयंसी फोर्स को यूज करके धीरे धीरे ऊपर उड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई 1937 में हिंडरबर्ग ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी में जो हमने हाइड्रोजन गैस यूज की गई थी इसके एरोप्लेन के अंदर में, उसके अंदर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। लगभग 30 से 40 लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि जो हाइड्रोजन इसके अंदर में यूज किया गया था वो हाइड्रोजन लाइट तो है बट फ्लेमेबल भी है, यानी अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका फ्लेम बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद फायर भी हो सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ 1937 में, जिसकी वजह से फिर दूसरी कंट्रीज ने ऐसे कोई एफर्ट नहीं डाले। बहुत ही कम कंट्रीज ने जिसने फर्दर इसके ऊपर रिसर्च किया और फिर दोबारा से वही 1903 वाले कॉन्सेप्ट, विंग वाले जो एयरक्राफ्ट थे, वो हमारे डेवलप होने लगे। बट अब बढ़ते हुए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो एयर विंग्स वाले एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें बहुत ही हैवी फ्यूल यूज किया जाता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी वजह से दोबारा से जो हमारे आप बोल सकते हैं विंगलेस जो एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, एयरशिप हुआ करते थे, जिसमें हम गैस को मेन कंपोनेंट यूज करते थे, जिसमें फॉसिल फ्यूल जनरली यूज नहीं होते थे, उसको दोबारा से डेवलप करने की बात चल रही है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एयरशिप के ऊपर में दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि अभी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो बहुत ही एफर्ट के बाद भी कम नहीं हो रहा है। जरूरत है कि एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर में हम ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को यूज करें जिसमें जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं वो कम हो। आइए आज हम इसी के बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या है एयरशिप और ये एयर विंग वाले जो एरोप्लेन जो आजकल हम यूज करते हैं उससे इसमें क्या डिफरेंट है। आज के बात हम इसी में करेंगे। क्लाइमेट चेंज स्पार्क्स रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एयरशिप फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। जो आप ये देख पा रहे हैं सामने, इसी को बोलते हैं हम एयरशिप, जिसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं और उन कंटेनर्स के अंदर में प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन, हीलियम या ऐसी गैस जो कि एयर से लाइट हो। जनरली इस वाले सेक्शन के अंदर में बहुत सारे फर्दर चैम्बर्स होते हैं और उन चैम्बर्स के अंदर में छोटे छोटे कंटेनर्स होंगे जिसके अंदर में हाइड्रोजन या हीलियम या कोई हमारी जो लाइट गैस होती है, एयर से जो लाइट होगी, उसको फिल किया जाता है। और नॉर्मल जिस बेस पे सबमरीन चलती है, जिस बेस पे बॉयंसी फोर्स होता है, उसी के कॉन्सेप्ट पे हम इसको अप्लाई करा सकते हैं। बट क्या ये जो हमारे एयरशिप्स हैं ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जा सकते हैं, कार्गो के लिए यूज किए जा सकते हैं, पैसेंजर के लिए यूज किए जा सकते हैं? आइए इसको देखते हैं। रिसेंटली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से अभी दोबारा से न्यूज में आ गया है, जो अर्ली जो 19 सेंचुरीज में जो डेवलप हो रही थी टेक्नोलॉजी और फिर 20 सेंचुरी में अब दोबारा से ये क्यों, इसके पीछे लोग इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। डेफिनेटली क्लाइमेट इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हाउ क्लाइमेट चेंज इज ब्रिंगिंग बैक द आइडिया ऑफ एयरशिप, यानी जो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, फिर उसके बाद में वो रोक दिया गया, काफी कंट्रीज ने उसको पूरा ही रिसर्च बंद कर दी, लेकिन अब दोबारा से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि हम दोबारा से एयरशिप को डेवलप कर रहे हैं। ऑफ लेट यानी रिसेंटली a few companies are attempting to control the buoyancy of airship, यानी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे उस टाइम पे आ रही थी 1930s के आसपास में, वो था कि इसको ठीक से कंट्रोल करना, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना और इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना विदाउट विंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था।
अब इसके अंदर में और फर्दर रिसर्च की जा रही है। इस तरह के जो ये बैलून के जैसे हमारे ये शिप्स होंगे, यानी एक तरीके से एयर शिप्स होंगे, जिसको हम बहुत ही कम फ्यूल में ट्रांसपोर्ट के लिए और कार्गो के लिए और पैसेंजर के लिए यूज कर सकते हैं। बट जरूरत है अभी ऐसी रिसर्च की जिसमें प्रॉपरली टेक ऑफ किया जा सके, लैंडिंग कराया जा सके, डायरेक्शन को चेंज किया जा सके, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सके, जो एयर फ्रिक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। प्लस में ऐसी गैसेस को डेवलप करने की जरूरत है जो हीलियम के जैसी हैं, जो नॉन फ्लेमेबल गैसेस हैं उनका। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि अवेबिलिटी हीलियम की कम है, वहीं पे हाइड्रोजन की अवेबिलिटी ज्यादा होने के बाद भी फ्लेमेबल होने की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। हीलियम जो है नॉन फ्लेमेबल है बट उसकी क्वांटिटी कम अवेलेबल है। A few companies are attempting to control the buoyancy of the airship, a long-standing challenge that has prevented their use for cargo transportation. यानी अभी तक हम इसको नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसके अंदर जो भी मैंने बताया स्पीड का, डायरेक्शन का, लैंडिंग का और इन सब चीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट। Airship were the first aircraft capable of controlled powered flight and were seen as a future in the early 20th century। यानी अर्ली 20th सेंचुरी, जैसा मैंने बताया आपको 1930s में ही इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हो गया था, डेवलप भी कर लिया था यूएस ने। बट 1937 में हिंडनबर्ग जो ट्रेजेडी हुआ जिसमें हीलियम ने हाइड्रोजन ने फ्लेम पकड़ लिया और वो वहीं पे कंबस्ट आउट हो गया। उसके बाद से कंपनीज और कंट्रीज डर गई कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, हम बेटर है कि हम जो पुराने वाला 1903 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को दोबारा से यूज करें, विंग वाला कॉन्सेप्ट को दोबारा से यूज किया जाए। ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन एंड फास्ट डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स, एयरशिप वर लार्जली अबैंडन फॉर द ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली इसमें टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन होने की वजह से हम इसको ज्यादा ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं कर रहे हैं। टुडे दे आर मेनली यूज फॉर द एडवर्टाइजिंग। आपने देखा होगा कि कई बार जब इंडिया में पोलियो के जब कैंपेन करने होते हैं तो एक बड़ा सा बैलून वो उड़ा दिया जाता है जिसपे पोलियो के बारे में डेट और ये सब कुछ मेंशन्ड होता है। या फिर हम साइक्लोन्स के अंदर में जब साइक्लोन को डिटेक्ट करना होता है, उसके ओरिजिन को डिटेक्ट करना होता है, साइक्लोजेनेसिस के बारे में उसको ट्रेस करना होता है, डुआरेक टेक्नोलॉजी हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें रोविंग सोंडे जो लगाते हैं वो इसी तरह के एयर बैलून्स में लगाया जाता है और इंस्ट्रूमेंट को और हवा में उड़ा दिया जाता है और साइक्लोन को वो लोकेट कराता है और उसकी मूवमेंट को वो ट्रेस कर सकता है। या फिर इसको आज हम यूज करते हैं टूरिज्म में, यानी इन जगह पे आज भी हम एयर बैलून्स को यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर में इनको ट्रांसपोर्ट और कार्गो शिप्स के लिए, कार्गो जो आपके ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी डेवलप किया जा रहा है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा अगर ये ठीक से डेवलप हो पाए तो। Recently, some companies are working on improving the buoyancy control of the airship, a challenge that has limited their use for the cargo transport. Definitely हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी होगी अगर ये फुल्ली डेवलप हो जाती है तो। बात करते हैं ये किस तरीके से काम करता है। सिंपली ये जो अभी मैंने बताया आपको, इसके अंदर में हमारे बहुत सारे कंटेनर्स होंगे जिसमें बहुत ही लाइट कंटेनर्स होंगे और उसके अंदर में बहुत लाइट एयर प्रेजेंट होगी और जो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जो एयर है वो डेंस एयर है। इसके अंदर में जो गैस होगी वो लाइट होगी और ये बुओयेंसी फोर्स से धीरे 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 ऊपर की तरफ में उड़ेगा। एंड इट रिलाइज ऑन द गैसेस विद a lower density than the surrounding atmosphere to stay afloat. This principle is similar to how helium balloon rise. जिस तरह से हम बचपन में खेला करते थे हीलियम बैलून से, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? 1937 जो मैंने बताया आपको, हिंडनबर्ग की जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद से कंट्रीज ने और कंपनीज ने इसके ऊपर डेवलपमेंट करना या फिर रिसर्च करना रोक दिया था। लेकिन आज की जरूरत है कि हम दोबारा से इसको डेवलप करें जिसमें हम हीलियम जैसे, क्योंकि हीलियम जो है इनफ्लेमेबल है, उसके ऊपर ज्यादा टेम्परेचर में यानी बर्निंग उसके अंदर में नहीं होती है। प्लस में सेकेंड लाइटेस्ट गैस भी है, हाइड्रोजन के बाद जो लाइटेस्ट होगी हीलियम ही है। तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट हमारा जो फ्यूल हो सकता है इसके अंदर में वो एक तरीके से हीलियम हो सकता है, विच इज नॉन फ्लेमेबल, मच सेफर देन हाइड्रोजन। हाउ एवर दिस इज स्कार्स एंड एक्सपेंसिव, कम होती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यानी अगर हम छोटे से, अगर हम एक जस्ट एक आइडिया लेने की बात करें तो लिफ्ट 1 ग्राम वेट को लिफ्ट कराने के लिए
हमें लगभग 1 क्यूबिक मीटर हीलियम चाहिए होगी, और जिसका जो कॉस्ट है $35 आएगा। अगर हम इसको पूरा अगर कंट्रोल करके देखें और जो एक्चुअली में वेट होगा पूरा शिप का, उसमें अगर देखें तो कॉस्ट डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा इसमें चैलेंज है, ये क्वांटिटी भी इसमें कम अवेलेबल है। सबसे पहले हमें हीलियम बनानी होगी और उसके बाद इसको हमें यूज करना होगा। तो डेफिनेटली जो आज के हमारे एरोप्लेन है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो उसके बाद में धीरे धीरे करके ये टेक्नोलॉजी भी, हीलियम वाली टेक्नोलॉजी भी सस्ती हो सकती है। सिंपल सा लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो एडवांटेज है इसके अंदर में, यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल एरोप्लेन्स के कंपैरेटिवली अगर हम टोटल खर्चे की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल एरोप्लेन जितना वेट उठा सकते हैं और जितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं उसी सेम वेट को ये उठा सकता है और कम फ्यूल कंज्यूम करेगा अगर ये डेवलप हो जाती है तो। चैलेंज ऑफ वेयरिंग बुयंसी, डेफिनेटली जब मेन प्रॉब्लम है जब इसका ऊपर और नीचे किया जाएगा उसके अंदर में जो हमें वेट को ऐड करना पड़ेगा और रिमूव करना पड़ेगा, वो एक चैलेंज है। फॉर एयरशिप टू बी इफेक्टिव एज कार्गो व्हीकल दे नीड द एबिलिटी टू वेरी देयर बुयंसी, यानी बुयंसी को कई बार, यानी जो एयरक्राफ्ट है वो ऊपर की तरफ जब जाएगा एयरशिप, इस टाइम पे हमें इसके वेट को कम करने की जरूरत है तो इसमें ज्यादा एयर होना चाहिए, और जब इसको नीचे की तरफ लेकर आना है तो इसके अंदर में कम एयर होनी, यानी इसके अंदर में कम एयर होनी चाहिए ताकि वो वेट की वजह से नीचे की तरफ हो जाए। जैसे भी डेफिनेटली, यानी हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में एक जो स्कूल में एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर हमारे पास एक कॉटन है और कॉटन का अगर हम अभी वेट कर रहे हैं और सपोज कीजिए कॉटन आती है 1 kg की, अब इस कॉटन के अंदर इसको कंप्रेस कर दीजिए, सेम कॉटन को कंप्रेस कर दीजिए, और कंप्रेस यानी इसको कंप्रेस करने के बाद जब इसका वेट मेजर किया जाएगा, इसका साइज तो छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम भी इसका छोटा हो जाएगा, लेकिन जब इसका वेट मेजर किया जाएगा वो हो सकता है 5 kg का आएगा। यानी सेम कॉटन है, इसका मतलब ये है कि इसका जो 1 kg का जो वेट आ रहा है वो एक्चुअली में 6, यानी कोई वैल्यू है उसको माइनस करके और फिर ये 1 kg का आया है, क्योंकि जो हमारी एयर है वो बॉयंसी फोर्स की वजह से ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और जो हमारी जो इस कॉटन का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ओवरऑल जो वेट है वो हमारा दिस माइनस दिस होगा। जैसे मान लेते हैं हम 6 हो गया और ये हमारे पास हो गया 5, तो जो हमारे पास ये हो गया हमारे पास 5 और जो इसका वेट है वो है हमारे 6। ओके, मान लीजिए तो 6 वेट नीचे की तरफ लग रहा है और जो एयर इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है वो है 5, तो इसको 6 - 5 = 1 kg, आपको 1 kg दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस एयर को हटा दें तो ये 5 हमारा यहां से गायब हो जाएगा और हमारा जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 kg। यानी किसी के अंदर से अगर हम एयर को निकाल दें तो उसका वेट बढ़ जाता है। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है और सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम समझा सकते हैं बॉयंसी फोर्स को। अब यहां पे यही चीज है कि अगर इसको हम कंपैक्ट करेंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी को अगर हम थोड़ा लूज कर देंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे तो इसका वेट कम हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में अभी रिसर्च चल रही है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। बॉयंसी को एडजस्ट करना, वेट को एडजस्ट करना एंड पिकअप और ड्रॉप करना, ये हमारे लिए सामने एक चैलेंज है। विदाउट दिस एबिलिटी एयरशिप वुड स्ट्रगल टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल एज दे कैरिंग वेरिंग लोड्स। यानी कभी ज्यादा वेट हो सकता है, कभी कम लोड हो सकता है, कभी ज्यादा स्पीड चाहिए, कभी लो स्पीड चाहिए, तो हमें वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये हमारे चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो गए तो डेफिनेटली फिर हमारे पास एक नया तरीका एक होगा एयरशिप और नया तरीका होगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में हम कर पाएंगे। बलास्ट फॉर स्टेबिलिटी, जनरली क्या होता है कि एयरशिप कुड यूज बलास्ट add water to adjust buoyancy, a technique already used in the hot air balloon and submarine for stability during flight। यानी जो हमारी जो जैसे अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया, हमारे जो एयरशिप होगा उसके अंदर में कभी हमें वेट बढ़ाना पड़ेगा, कभी हमें वेट कम करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस रहे। उदाहरण के तौर पे जो हमारे शिप्स होते हैं जो पानी में चलते हैं, अब उसके टर्बुलेंस की वजह से हो सकता है कि वो लेफ्ट कभी टिल्ट हो जाए, कभी राइट टिल्ट हो जाए, तो शिप के नीचे लगा होता है एक बलास्ट वाटर टैंक। वो जो टैंक होता है उसके अंदर में समुद्र का पानी भरा होता है
तो जब भी शिप हमारा लेफ्टवर्ड टिल्ट होगा तो उस पानी को राइट कर देते हैं ताकि वो दोबारा से स्टेबल हो जाए, और अगर शिप हमारा राइटवर्ड मूव कर रहा है तो हम उसके अंदर पानी को लेफ्टवर्ड डाल देते हैं ताकि वो अपनी स्टेबल पोजीशन में आ जाए। कुछ ऐसे ही वेट को हमें यूज करना पड़ेगा ऐसे एयरशिप के अंदर। एक फ्लाइंग व्हेल करके एक कंपनी है, फ्रेंच की कंपनी है, इसने एक LCA-60T एयरशिप बनाया है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, छोटे लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ई कॉमर्स जो डिलीवरी सिस्टम होता है, यानी अगर अमेजोन पे जैसे या फिर दूसरी वेबसाइट पे जब आप डिलीवरी लेते हैं उस तरीके से डिलीवरी ये प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम पे ये लगभग 200 मीटर लॉन्ग एक एयरशिप है, इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग क्रेन एयरशिप। ये काफी वेट को अपलिफ्ट कर सकती है। The airship can pick up water blast while airborne, eliminating the need for specialized ground infrastructure। यानी ये ऊपर ही ऊपर रहेगा, उसके अंदर में नीचे हम सारी चीजें चेंज कर सकते हैं और हमें पूरा उसको लैंड कराने की जरूरत नहीं है और यहीं से उसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको हम ई कॉमर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसपोर्ट हैवी लोड्स को, ये ट्रांसपोर्ट करता है, अभी भी कर रहा है। रॉकेट के जो बड़े बड़े सेक्शंस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं, हमें पावर लाइंस के जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, बड़े बड़े जो लॉक्स सिस्टम होते हैं उसको ले जाने के लिए, टरबाइन की ब्लेड्स आप जानते होंगे, विंड टरबाइन जो होता है जो बड़े बड़े पहाड़ों पे और वहां लगा होता है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी एक एक विंग जो होती है 50 से 60 मीटर की होती है। तो इतनी हैवी विंग को उठाने के लिए भी इस तरह के एयर बैलून्स को आजकल यूज किया जा रहा है, जिसको हम एयरशिप भी बोल सकते हैं। बट कहने का मतलब इतना है कि ये ऑलरेडी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, बस हमें जरूरत है कि इसको सेफ्टी पर्पस के लिए और डेवलप किया जाए ताकि फ्यूचर में हिंडरबर्ग जैसे कोई एक्सीडेंट्स ना हो। बात करते हैं प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन फॉर एयरशिप बुयंसी। इसमें क्या हो सकता है, यहां पे जो एरोस है, एक कंपनी है लॉस एंजलिस की यानी यूएस की, हैज डिजाइन्ड अ सिस्टम दैट कुड यूज एयरशिप एज फ्लोटिंग वेयर हाउस फॉर ड्रोन बेस्ड ई कॉमर्स ई डिलीवरी। जैसा अभी बताया बिल्कुल सेम ऐसे ये भी कर रहे हैं, डिलीवरी के लिए इसको यूज किया जा रहा है यानी, और फ्यूचर में भी करेंगे। सम एक्सपर्ट आर्ग्यू दिस सिस्टम माइट टू बी हैवी टू बी प्रैक्टिकल, यानी कुछ इसको अलग यानी इसके अपोज भी कर रहे हैं और कुछ इसके फेवर में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा हमारा एनवायरमेंट इको फ्रेंडली है, यानी बहुत ही कम फ्यूल के अंदर में, बहुत ही कम पॉल्यूशन के अंदर में हम इसको उड़ा सकते हैं। दे कैन रीच हार्ड टू एक्सेस एरियाज, ऐसे एरिया में पहुंचा जा सकता है जहां पे हम नॉर्मल एरोप्लेन्स को नहीं ले जा सकते क्योंकि सिंपल बॉयंसी फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर में काम कर रहा है। इको फ्रेंडली है प्लेन्स के कंपैरेटिवली, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है हमारे ट्रांसपोर्ट का, कमर्शियली वायबल है डेफिनेटली। जो अवेलेबिलिटी है हमारी वो इतनी भी कम नहीं है। कंपनीज आर वर्किंग ऑन परफेक्शन देम टू फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज। डेफिनेटली इस तरह की चीजें हमें हेल्प कर रही हैं। इसी तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। एयरशिप दो once considered the future of air travel, यानी ये बात कर रहे हैं 1930s की, have seen limited use in modern times, यानी आज हम उसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे। कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जो इससे डिलीवरी और छोटे लेवल पे कर रही हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट किया है जिन्होंने, और बड़े बड़े हैवी आइटम्स को एयरलिफ्ट करने के में यूज कर रही हैं, बट उतने बड़े स्केल पे इसको अभी यूज नहीं किया जा रहा है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है? विद द ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एयरशिप आर being revisited as a potential solution for the cargo transportation, यानी इसका एक जो सॉल्यूशन है वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है फ्यूचर में, पॉल्यूशन और इन सब की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। डिस्कस द चैलेंजेस एंड प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन इन द यूज ऑफ एयरशिप फॉर कमर्शियल कार्गो ट्रांसपोर्ट, इससे चैलेंजेस आप इसको डिस्कस करने हैं। हाउ कैन एयरशिप कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, और इस तरह के जो क्वेश्चन है जो जनरली जो टेक्नोलॉजीज, रीसेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं और न्यूज में रहती है, जो यूपीएससी का इतिहास रहा है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को ज्यादा पूछता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बहुत ही यानी बड़े लेवल पे हो या फिर छोटे लेवल पे, लेकिन अगर रीसेंट वो न्यूज में चल रहा है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।